सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सक्सेस फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि, जो कि हमारा 11वां चैप्टर रहता है। इससे पहले विद्यार्थियों हम 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अगर विद्यार्थियों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि यहाँ से जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले विद्यार्थियों आपके पास पहुँचेगी। तो आज हम आरंभ करेंगे ध्वनि चैप्टर को, जिसके अंतर्गत आज हम निम्न टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा रहेगा ध्वनि का उत्पन्न होना, कि ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है। दूसरा हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों वाक तंतु के द्वारा ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है और कहाँ कहाँ नहीं होता है। आयाम, आवर्ती और आवर्तकाल को पढ़ेंगे, प्रबलता और तारतों को समझेंगे, श्रव्य, अपश्रव्य व पराश्रव्य ध्वनियों को समझेंगे। तो आज का हमारा इस अध्याय के अंदर ये निम्न टॉपिक रहेंगे। इसके बाद सेकंड लेक्चर जब आएगा उसके अंदर हम मानव कर्ण को पढ़ेंगे और प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। तो इस अध्याय के अंदर और इस पहले वीडियो के अंदर इस चैप्टर के पहले वीडियो के अंदर हम निम्न टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला विद्यार्थियों हमारा टॉपिक रहता है ध्वनि का उत्पन्न होना। मेरे पास विद्यार्थियों यहाँ पर कोई इस प्रकार से एक लोहे की वस्तु है, कोई भी हो सकती है। उसके ऊपर विद्यार्थियों मैंने क्या किया, कुछ कागज के टुकड़े रख दिए। कागज के टुकड़े करके मैंने उस लोहे की वस्तु पर या उस धातु की वस्तु पर रख दिए। अब विद्यार्थियों मैं क्या करूंगा, इस धातु या इस लोहे की वस्तु पर मैं चोट मारूंगा, यानी कि इस पर मैं प्रहार करूंगा। जब मैं इस पर प्रहार करूंगा, आप इसको एक थाली भी मान सकते हैं या आप इसको किसी धातु की वस्तु मान सकते हैं, आप किसी लोहे की वस्तु मान सकते हैं। तो जब हमने इस थाली या इस धातु या इस लोहे पर प्रहार किया तो जो ऊपर विद्यार्थियों कागज के टुकड़े थे वो ऊपर नीचे होते हैं, हिलते हैं। ये सबसे पहले हमने क्या किया, इसका निष्कर्ष निकाला। विद्यार्थियों हमने क्या किया, इसका निष्कर्ष निकाला कि जब हमने प्रहार किया तो प्रहार करने के बाद थाली से या धातु से या लोहे से विद्यार्थियों आवाज उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? आवाज उत्पन्न हुई। इसी आवाज को विद्यार्थियों हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। इसी आवाज को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ये तो नॉर्मल उत्पन्न होती है, जब स्कूल की घंटी बजती है तब होती है, जब थालियां बजती है तब होती है। यानी कि जब कभी भी धातु पर प्रहार किया जाता है तो क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। लेकिन जब हमने ये प्रयोग किया, किसी थाली, किसी धातु की वस्तु या किसी लोहे की वस्तु पर जब हमने कागज रखे और उस पर मारा तो ये कागज ऊपर नीचे होने लगते हैं। ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि विद्यार्थियों धातु की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। कंपन के कारण जो ये कागज के टुकड़े हैं ये क्या होते हैं? ऊपर नीचे होते हैं। ऊपर नीचे क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है विद्यार्थियों? कंपन हो रहा है। तो ये निष्कर्ष निकल के आता है कि ध्वनि उत्पन्न क्यों होती है, ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो उत्तर ये निकला कि ध्वनि उत्पन्न होने का जो कारण है वो विद्यार्थियों कंपन है। तो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या स्पष्ट हो गया? तो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण स्पष्ट हो गया, कंपन। तो कभी भी आपको परीक्षा के अंदर अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ध्वनि उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो ध्वनि उत्पन्न होने का कारण कंपन है। और आप इस प्रकार के प्रयोग के द्वारा इसको प्रदर्शित भी कर सकते हो, इसको समझा भी सकते हो। आगे हम चलेंगे विद्यार्थियों दूसरे बिंदु के अंदर, जो हमारा रहता है वाक तंतु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होना। तो पहले हम इस वाले पोर्शन को हटा देते हैं। तो वाक तंतु द्वारा ध्वनि उत्पन्न होना, इसको समझने से पहले आप एक प्रयोग को समझिएगा। और वो प्रयोग क्या है, इधर से देखें। यहां पे विद्यार्थियों हमने क्या किया, हमने दो विद्यार्थियों आपने गुब्बारे देखे होंगे। आप एक गुब्बारा लीजिए और अब आप इस गुब्बारे को इस प्रकार से चौकोना काट दीजिए।
चौकोना क्या करना है, चौकोना काट देना है, चौकोना काट दोगे। चौकोना एक नहीं काटना है विद्यार्थियों, कितने काटने हैं, 2 काटने हैं। 2 काटने के बाद विद्यार्थियों आप उस दोनों गुब्बारे के रबरों को क्या लाओगे, पास में लाओगे। पास में लाने के बाद इस प्रकार से विद्यार्थियों आप क्या कर दोगे, इस प्रकार से उन दोनों को आप पकड़ दोगे। पकड़ने के बाद विद्यार्थियों आप क्या करोगे, फूंक मारोगे, जैसे कि मैं यहां पे मारा हूं। तो यहां से तो वो फड़ फड़ की आवाज नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप गुब्बारे से प्रयोग करोगे तो वह ध्वनि जरूर आएगी। तो जब गुब्बारे की 2 रबर सीटों को हम आपस में पास में लाते हैं तो उनके अंदर विद्यार्थियों क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, क्योंकि वो 2 झिर्रियों की तरह कार्य करता है। यहाँ पर जो ये 2 यहाँ पे रबर की सीटें हैं, जो किसकी है, गुब्बारे की, गुब्बारे की 2 रबर सीट, गुब्बारे की 2 रबर सीट्स के बीच क्या होता है विद्यार्थियों, कंपन होता है, जिससे कि ये एक झिर्री के रूप में कार्य करता है, एक झिर्री के रूप में कार्य करता है। और विद्यार्थियों क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। आप कहोगे सर यहाँ तो वाक तंतु की बात की जा रही है, लेकिन आप तो गुब्बारे को समझा रहे हो। लेकिन आपने अगर गुब्बारे को अच्छे से समझ लिया है तो वाक तंतु समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थियों हम बात करते हैं वाक तंतु की। तो यहाँ पे मैंने ये 2 भाग बनाए हैं। इन 2 भागों में एक वाला पोर्शन मैंने ये रखा है, एक मैंने पोर्शन ये रखा है, और दूसरा मैंने विद्यार्थियों पोर्शन ये रखा है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये वाला जो भाग है ये मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया है, लेकिन ये वाला भाग मैंने क्या रखा है, खुला रखा है। तो मनुष्य के वाक जो तंतु होते हैं विद्यार्थियों कितने होते हैं, 1 जोड़ी होते हैं। मनुष्य के अंदर 1 जोड़ी वाक तंतु पाए जाते हैं, या हम कहते हैं 1 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, संधि बंधन पाए जाते हैं। 1 जोड़ी वाक तंतु या 1 जोड़ी संधि बंधन पाए जाते हैं। और जब हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है, जब हमारे फेफड़ों के द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है, ये हमारे फेफड़े हो गए। जब इन फेफड़ों के द्वारा वायु को बाहर निकाला जाता है तो इन वाक तंतुओं की जो झिर्रियां हैं इनके मध्य विद्यार्थियों क्या होता है, वाक तंतु की झिर्रियों के मध्य विद्यार्थियों कंपन होता है। झिर्रियों के मध्य क्या होता है, कंपन होता है। और इसी कंपन के कारण हम कंठ से अलग अलग प्रकार की ध्वनियां निकाल पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो हमारे कंठ के अंदर स्वर रज्जु होते हैं, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। उन वोकल कॉर्ड्स के अंदर वोकल फाइबर्स होते हैं, जिसके द्वारा विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार की हम ध्वनियां निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप की साउंड निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्क करता है मानव का वोकल सिस्टम, ह्यूमन वोकल सिस्टम, जो किस आधार पर वर्क करता है, जैसे कि एक गुब्बारे की 2 झिर्रियों के मध्य कंपन उत्पन्न होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार से वाक तंतु जो 1 जोड़ी होते हैं, इनमें जब फेफड़ों से भरी हुई वायु इसके अंदर से आती है तो विद्यार्थी इसमें क्या होता है, कंपन होता है। और उसी कंपन के कारण विद्यार्थियों क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, अलग अलग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहां पर आपने ये वाला पॉइंट भी समझ दिया कि मनुष्य में किस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। नेक्स्ट विद्यार्थियों हम डिस्कस करेंगे ध्वनि का संचरण। सबसे पहला प्रश्न आता है कि ध्वनि का संचरण क्या ठोस में होता है? क्या ध्वनि का संचरण द्रव गैस में होता है? और क्या ध्वनि का संचरण निर्वात में होता है? तो इस टाइप के प्रश्न विद्यार्थियों सबसे पहले आपके सामने पूछे जाते हैं जब कभी भी आप ध्वनि का संचरण पढ़ते हो। तो ठोस विद्यार्थियों क्या है, एक माध्यम है।
द्रव क्या है? एक माध्यम है। गैस क्या है? एक माध्यम है। और बात करें तो ठोस, द्रव और गैस तीनों विद्यार्थियों क्या होते हैं? माध्यम होते हैं। तो पहला प्रश्न आपका यहां से आसानी से क्लियर हो जाएगा कि माध्यम के अंदर, माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है। ठोस, द्रव, गैस के अंदर या माध्यम के अंदर विद्यार्थियों क्या होता है? ध्वनि का संचरण, ध्वनि का संचरण होता है। अगर बात की जाए निर्वात की, तो विद्यार्थियों निर्वात के अंदर ध्वनि का संचरण नहीं होता। ध्वनि का संचरण नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें आपके रूम की, जहां पर आप बैठे हो, जैसे कि यहां पे आप बैठे हो, यहां पे आपके माताजी हैं, यहां पे आपके पिताजी हैं। आपके पिताजी ने कुछ कहा, आपकी माताजी ने भी सुना, आपने भी सुना। लेकिन यही चीज अगर मैं अंतरिक्ष पे कहने के लिए कहूं, ये अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष पे ये एक अंतरिक्ष यात्री है, ये दूसरा अंतरिक्ष यात्री है। जब ये बोलता है तो ये नहीं सुन पाएगा, जब ये बोलता है तो ये नहीं सुन पाएगा। यानी कि अंतरिक्ष में माध्यम नहीं है, वायु नहीं है, वायु मतलब गैस नहीं है। और जब वायु नहीं होगी, वायु नहीं होगी मतलब, वायु नहीं होगी मतलब वहां क्या होगा? वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ध्वनि सुनाई नहीं देगी। कहां नहीं देगी? जहां पर वायु नहीं होगी। तो यहां पर विद्यार्थियों वायु है ही नहीं, अंतरिक्ष में वायु नहीं होती है, जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात नहीं सुन सकता। लेकिन जहां पर हम बैठे हैं, यहां पर वायु है, एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा व्यक्ति आसानी से सुन सकता है। अगर आपने फोन दूर भी रखा है तो भी मेरे द्वारा जो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जहां से मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो मेरी ध्वनि आप तक आसानी से पहुंच पा रही होगी। रीजन क्या है? क्योंकि वायु है। और हमने कहा है कि माध्यम में ध्वनि का संचरण होता है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये रहता है ध्वनि का संचरण। अगर हम बात करें वेग की, वेलोसिटी की, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं तो देख लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है कि ठोस, द्रव व वायु में ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन आसान प्रश्न है कि यहां पर सबसे अधिक जो वेग होगा, मैं वेग का क्रम बता देता हूं ताकि आप अलग अलग इसको याद नहीं रखें। सबसे अधिक वेग जो विद्यार्थियों होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक जिसमें होता है वो होते हैं ठोस। ठोस के बाद ध्वनि का वेग सर्वाधिक द्रव में होता है और द्रव के बाद वायु में। यानी कि सर्वाधिक जो ध्वनि का वेग होता है वो किस माध्यम में होता है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद वायु में। तो इस प्रकार से ये विद्यार्थियों हो गया ध्वनि का संचरण। अगर हम एक और बात करें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? ये क्वेश्चन भी आपको परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, 1 नंबर के सवाल के अंदर, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तापमान है तो वायु में ध्वनि का वेग कितना होगा? देन आप विद्यार्थियों आंसर दे दोगे 330 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आयाम, आवर्ती व आवर्तकाल को। अगर हम बात करें आयाम की, आवर्ती की और आवर्तकाल की, तो सबसे पहले इन मेथड्स के अंदर हमको आयाम समझना जरूरी है विद्यार्थियों, आयाम समझना जरूरी है। यहां पर देखिए, यहां पर कोई वस्तु है, इसका मैं ये मान लेता हूं माध्यमान, ये माध्यमान मान लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु है जिसकी अवस्था O है, ये वस्तु अब कंपन करती है, कंपन करने के बाद ये अधिकतम विस्थापन की अवस्था में पहुंचती है और ये विस्थापन की अवस्था प्रदर्शित कर दी हमने A, और इस प्रकार का हमने ये ग्राफ बना दिया।
ऊपर कंपन करेगी तो वस्तु सीधी सी बात है नीचे भी कंपन करेगी, तो नीचे कंपन कितना करेगी, यहां तक करेगी। ये भी इसकी अधिकतम विस्थापन की अवस्था है जिसको हमने प्रदर्शित कर दिया विद्यार्थियों बी से। यानी कि एक कण था या एक वस्तु थी जिसने अधिकतम विस्थापन, उच्चतम विस्थापन ए व बी तक किया, जिसका अधिकतम विस्थापन कितना है, विस्थापन अधिकतम विस्थापन ए और बी है। तो ये विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। यानी कि माध्य स्थिति से कण या वस्तु, माध्य स्थिति से कण या वस्तु का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। एम्पलीट्यूड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। हम क्या कहेंगे, माध्य स्थिति कौन सी, ओ, अधिकतम विस्थापन की अवस्था कौन सी, ए और बी, यानी कि ओ से ए पहुंचे, ओ से बी पहुंचे, यही क्या है, एम्पलीट्यूड है, यह आयाम है। सेकंड केस के अंदर बात करते हैं आवर्ती की, तो आवर्ती का भी बहुत आसानी से परिभाषा आप लिख सकते हो कि एक सेकंड में कंपनों की संख्या, एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं। यानी कि जो आवर्ती होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है कंपनों की संख्या बटे कंपन करने में लगा समय, कंपन करने में लगा समय। कंपनों की संख्या बटे कंपन करने में लगा समय क्या कहलाती है, आवर्ती या फिर फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसका मात्रक होता है कंपन प्रति सेकंड, या इसका एक और मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज या कंपन प्रति सेकंड आवर्ती का मात्रक होता है, जिसका फॉर्मूला होता है कंपनों की संख्या अपॉन कंपन करने में लगा समय, और इसकी परिभाषा होती है एक सेकंड में कंपनों की संख्या को आवर्ती कहते हैं या फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम आवर्तकाल के बारे में। तो आवर्तकाल जो होता है वो विद्यार्थियों कंपन करने में लगा समय होता है। कंपन करने में लगा समय ही क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। कैपिटल टी से किसको डिनोट करते हैं, आवर्तकाल को करते हैं। और होता क्या है, कंपन करने में लगा टाइम या समय जो यहां पर रहता है टी, ये किसको प्रदर्शित करता है, ये आवर्तकाल को प्रदर्शित करता है। आवर्तकाल टी बराबर होता है 1 अपॉन आवर्ती, या इसको हम कहते हैं एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी। यानी कि आवर्ती के व्युत्क्रम के अंदर आवर्तकाल को डिनोट किया जाता है, यानी कि आवर्तकाल जो है वो आवर्ती के व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आवर्तकाल होता है जिसका मात्रक सेकंड होता है, यानी कि टी का मात्रक सेकंड होता है। उसके बाद प्रबलता व तारत्व। प्रबलता का मतलब है कोई आवाज कितनी भारी है, कोई कितना तीव्र बोल रहा है, कितनी तेज गति से बोल रहा है। और दूसरा तारत्व को अगर परिभाषित करें तो किसी की आवाज अगर महीन ज्यादा है या हम कहेंगे मोटी है तो उसे हम क्या कहेंगे विद्यार्थियों, तारत्व कहेंगे। यहां पर आवाज का भारी होना, तीव्र होना तो प्रबलता को प्रदर्शित करता है, जबकि आवाज का महीन होना, मोटा होना तारत्व को परिभाषित करता है। अगर आप इसमें अंतर करना चाहते हो तो एक मैंने ले लिया कोयल और एक ले लिया कौआ। कोयल की बात करते हैं तो ये बहुत मीठी गुनगुनाती है, लेकिन कौआ तीखा बोलता है, जोर से बोलता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोयल का मीठा बोलना तारत्व अधिक है, कौए का तीखा जोर से बोलना प्रबलता अधिक है। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि कोयल और कौए में किसका तारत्व अधिक है, तो कोयल का तारत्व अधिक है। किसकी प्रबलता अधिक है, तो कौए की प्रबलता अधिक है।
लास्ट हमारा टॉपिक है श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियां। अगर हम बात करें विद्यार्थियों श्रव्य ध्वनि की, विद्यार्थियों जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है उसको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनियां। अगर हम बात करें अपश्रव्य ध्वनियों की, तो जिसकी आवृत्ति विद्यार्थियों 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको कहते हैं अपश्रव्य ध्वनियां। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, या हिंदी में कहते हैं अपश्रव्य ध्वनियां जिसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। और अंत में बात करते हैं हम पराश्रव्य ध्वनि की। तो पराश्रव्य ध्वनि जो है विद्यार्थियों, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, और इसकी आवृत्ति विद्यार्थियों होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है जिसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है एक बार इसको भी देख लीजिए। अगर बात करें हम इसके उपयोग की, तो नॉर्मली विद्यार्थियों जो सोनोग्राफी होती है, सोनोग्राफी के अंदर जो माता है, माता के गर्भ में पल रहे बच्चे की स्थिति को पहचानने के लिए किसको काम में लिया जाता है? सोनोग्राफी को काम में लिया जाता है। और ये किस पर आधारित होती है? पराश्रव्य ध्वनियों पर आधारित होती हैं। दूसरी अगर हम बात करें पनडुब्बी की पहचान करने के लिए, पनडुब्बी की पहचान करने के लिए भी कौन सी ध्वनियों को काम में लिया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनियों को काम में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों आज इस लेक्चर के अंदर आपने ध्वनि का ये निम्न टॉपिक पढ़े। ध्वनि का उत्पन्न होना, वाक तंतु द्वारा ध्वनि का उत्पन्न होना, ध्वनि का संचरण, आयाम, आवर्ती, आवर्तकाल, प्रबलता, तारवत्व, श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य ध्वनियों को आपने अच्छे से समझा। विद्यार्थियों अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद।